चलो AS19 करते हैं। लीजे से क्या करने वाले हैं? AS19। सो लेट मी राइट AS19 अगेन। नंबर याद रखना जरूरी है दोस्तों। लीजेस। अच्छा, कभी जिंदगी में कोई चीज भाड़े पे लिया आपने? हाँ, बिल्कुल लिया होगा। तो जब भी आप भाड़े पे लेते हो तो वो असेट आपका हो जाता है या फिर यूज करने का रिटर्न करना होता है? हाँ बोलो, आपसे पूछ रहा हूँ। यूज करने का रिटर्न करना होता है, बराबर है। तो वो जो यूज करते हो उसके लिए आप उसको क्या देते हो? भाड़ा देते हो। तो वो जो भाड़ा देते हो उसको आप क्या बोलते हो? रेंट बोलते हो, करेक्ट है। बस उसी चीज को रेंट की जगह लीज बोलना है। तो लीज इज नथिंग बट भाड़ा। तो यहाँ पर जो हमको लीजेस सीखना है, मतलब एक बंदा होता है, बेसिकली ही इज द ओनर ऑफ दैट असेट। ठीक है, मान लो ये ओनर ऑफ कार है, और एक बंदा होता है जो कार उसको भाड़े पे चाहिए। तो ये इसके पास जाता है और इससे बोलता है मुझे कार भाड़े पे चाहिए। तो यहाँ पर कार इसके पास आती है, कार ऑन लीज। ये तो समझ में आ गया आपको। इसके लिए ये बंदा, ये जो भाड़ा, ये बंदा होता है, ये इस कार को यूज करता है, यूज ऑफ कार, है कि नहीं। और वो यूज करने की वजह से ये सामने वाले को जो पेमेंट देता है उसको टेक्निकली बोला जाता है बेटा लीज। सो लीज नथिंग बट भाड़ा। यहां तक समझ में आ गया आपको? तो लीज मतलब भाड़ा। अब लीज की दुनिया में इनको बोला जाता है लेसर। लेसर मतलब वो बंदा, ओनर बेसिकली, जिसने भाड़े पे दिया है। और इसको बोला जाता है लेसी, वो बंदा जिसने भाड़े पे लिया है। सो लेसर हो गया, लेसी हो गया। ये समझ में आता है लेसर लेसी कौन? लेसर मतलब जो ओनर है एसेट का, जो भाड़े पे दे रहा है। लेसी मतलब वो बंदा जो उस असेट को भाड़े पे ले रहा है और यूज करेगा, और उसके बदले में वो सामने वाले को क्या पे करेगा? लीज पे करेगा। चलो सोच के मुझे बताओ, किसके लिए लीज इनकम है और किसके लिए लीज एक्सपेंस है? सोच के बताओ, ठंडे दिमाग से। वेरी नाइस। आपने बोला सर इसके लिए लीज है ना, लीज इनकम है। वेरी गुड। और इसके लिए लीज है ना, लीज एक्सपेंस है। एकदम परफेक्ट आपने बोला। मतलब मान लो अगर भाड़े पे मैंने कार दिया है, तो कार सामने वाला यूज करेगा और जो भाड़ा पे करेगा तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, मैंने अगर भाड़े पे दिया तो। और सामने वाले के लिए वही लीज क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। दिस इज परफेक्टली व्हाट यू नो। इसके लिए एएस नहीं बनाया है। एएस बनाने का पर्पज ही अलग है। अब हमने ये समझ लिया लीज क्या होता है, भाड़े पे क्या होता है। अच्छा, अब मान लो ये जो कार है, ठीक है, ये कार है। कार की लाइफ कितने साल की होती होगी? नॉर्मली कोई भी कार आप खरीदोगे ना बेटा, उसका लाइफ होता है 5 साल। कितना होता है? 5 साल। अगर मैं कार भाड़े पे लेता हूँ, मान लो अपने को जाना है शिरडी, या तो पिकनिक जाना है, गोवा जाना है, उसके लिए अपन ने कार भाड़े पे लिया, तो अपन कितने टाइम के लिए कार भाड़े पे लेंगे बेटा? 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन कार भाड़े पे लेंगे, और 15 दिन का अपन लीज पे करेंगे। ये जो लीज है ना, ये लीज होता है नॉर्मल लीज, जो आप जानते हो, जिसको आप जानते हो कि भाड़े पे इसको ही बोलते हैं। इसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। ये लीज इनकम, लीज एक्सपेंस, ये सब कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग लीज के लिए सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन अभी यही कॉन्सेप्ट जब आप ऐसा मैं बोल दूं कि इसने कार जो है लीज पे लिया है 5 साल के लिए, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि लीज पे लिया इसने, लीज 5 इयर्स का है, मुझे एक बता, कार का ओनर कौन है? ओनर तो सर ये है, लेकिन 5 साल यूज कौन करेगा कार को? वो तो लेस ही यूज करेगा। कार का लाइफ कितना है? 5 साल है। तो साला कार खरीदा ही क्यों? मतलब ये तो वो बात होगी कि मैंने कार खरीदी और मैंने ये कार तुमको लीज पे दे दी 5 साल के लिए, तो मुझे बता मैं कब कार यूज करूंगा? मैं तो कार यूज ही नहीं करूंगा। मतलब इन शॉर्ट मैंने वो कार खरीदी ही आपके लिए ताकि आप उसको यूज करो। तो आप जो मुझे लीज दोगे, क्या वो लीज इसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा? लॉजिकली सोचना।
अगर मैंने कार खरीदी और मैंने आपको 5 साल के लिए लीज पे दिया, तो ऑब्वियसली जो मैं लीज वसूलूंगा बेटा, वो लीज का जो कॉस्ट होगा वो ऑब्वियसली इसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। मतलब मुझे कॉस्ट भी रिकवर होगा, प्रॉफिट भी रिकवर होगा और फाइनेंस का चार्जेस भी रिकवर होगा। इन शॉर्ट, मैंने ना तुमको लोन देने की जगह, मैं चाहता तो तुमको 5 लाख रुपया देता, बोलता जाओ कार खरीद लो। मैंने वैसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने खुद ने कार खरीदी 5 लाख डाल के और तुमको दिया और तुमसे भाड़ा वसूल रहा हूं। बात तो वही हो गई ना, मतलब काइंड ऑफ मैंने आपको 5 लाख रुपया लोन दिया। तो ऐसी लीज को फाइनेंस लीज बोलते हैं। तो बोलने का मतलब होता है AS19 क्या करता है मालूम है, लीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है बेटा। सुन, लीज को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक को बोलता है फाइनेंस लीज और एक को बोलता है ऑपरेटिंग लीज। जो लीज आप जानते हो भाड़े पे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए भाड़े पे दिया, तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। और ऐसा लीज जिसमें इंप्रेशन ये आ रहा हो, क्या आ रहा हो, इंप्रेशन ये आ रहा हो कि ओनर कभी उसको यूज करना ही नहीं चाहता था, वो हमेशा सामने वाले को देना चाहता था। इनफैक्ट वो सामने वाले को फाइनेंस देना चाहता था। फाइनेंस नहीं देके वो खुद के पास ओनरशिप रखता है ताकि सेफ्टी रहता है। कल जाके अगर कल जाके कुछ ऊपर नीचे हुआ तो कम से कम ये बोलेगा कि ओनर तो मैं ही है ना। बस एक सेफ्टी क्लॉज के लिए बंदा ओनर बनता है, बाकी उसका कोई पर्पज नहीं है उस असेट को ओन करने का। तो ऐसे लीज को अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंस लीज बोलते हैं। अब AS19 ये डिफरेंशिएट इसलिए करता है बिकॉज दोनों का अकाउंटिंग अलग है। आई रिपीट, AS19 लीज को दो पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहा है बेटा क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग अलग है। तो पहले ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि वो व्हेन अ लीज विल बी टर्म्ड एज फाइनेंस लीज एंड व्हेन अ लीज विल बी टर्म्ड एज ऑपरेटिंग लीज। बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है, आइडेंटिफाई वेदर द लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, आइडेंटिफाई वेदर द लीज इज फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज। तो अपने को ये जो मैं अभी करने वाला हूं ना, ये चीज अपने को आना चाहिए। यहां पर एक ही चीज समझना है, क्या समझना है, जो ओनर है वो ये इंप्रेशन देता है, मतलब उसके लीज के अग्रीमेंट से या कहीं से तुमको ऐसी फीलिंग आएगी कि ओनर कभी ओनर बनना ही नहीं चाहता था, उसको असेट में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, वो सामने वाले को ही देना चाहता था। सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट ऐसा किया कि वो खुद ओनर है एंड बाकी सब ट्रांसफर करता है। मतलब यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, समझो। अंडर फाइनेंस लीज, प्लीज इंग्लिश सुनोगे, substantially all risk and rewards associated to asset are transferred from lessor to lessee except ownership। बोले तो टाइटल। पूरी इंग्लिश वापस से पढ़ लियो और मुझे बताओ आपको समझा कि नहीं समझा। फिर से सुन दे, ये पगले इधर सुन। फाइनेंस लीज बता रहा हूं, सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो कोई भी चीज जब ओन करते हो तो उसमें रिस्क भी होता है, रिवॉर्ड भी होता है। मान लो मैंने कोई टेलीविजन खरीदा, कल जाके टेलीविजन टूट जाए या खराब हो जाए तो रिस्क भी मेरा ही है। तो अगर देखने वाला भी हूं, अगर मूवीज देखूंगा, कब बंद करना है कब चालू करना है तो वो भी तो मैं ही करूंगा। तो इन शॉर्ट ये तो मेरे हाथ में ही रहेगा। तो वो सब ट्रांसफर कर देता है, लेकिन वो क्या नहीं ट्रांसफर करता, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करता, ओनरशिप खुद के पास रखता है। इन शॉर्ट, जब भी बेटा कोई बोलेगा ना रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसका मतलब होता है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल ऑफ असेट। पूरे असेट का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में उठा के दे दूंगा। सिर्फ क्या नहीं दूंगा तुझे, ओनरशिप।
जैसे आप बाइक वगैरह हम लोग फाइनेंस पे लेते हैं, पता है, लोन पे लेते हैं बैंक से, तो उसमें क्या होता है, बाइक तो चलाता मैं ही हूँ, मुझे सिर्फ मंथली मंथली ईएमआई भरना है, लेकिन मैं ओनर नहीं रहता, क्योंकि मैंने लोन लिया है ना। कल जाके अगर मान लो अगर मैंने ईएमआई नहीं भरा तो बैंक वाले क्या करेंगे, वो लोग आके मेरा बाइक उठा के लेके जाएंगे। इन शॉर्ट मेरा जो बाइक है वो लोन्ड है, हाइपोथिकेटेड है, तो आई कैन नॉट बी द ओनर। आई एम द ओनर, बट टिल आई पे ऑल द इंस्टॉलमेंट आई डोंट बिकम द ओनर। सो काइंड ऑफ वैसा अरेंजमेंट है। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज? ये बहुत सिंपल है, अदर देन फाइनेंस लीज। एकदम सिंपल डेफिनेशन, फाइनेंस लीज को छोड़ के बाकी जो भी लीज है वो क्या है, ऑपरेटिंग लीज है। अब ना बहुत बार डाउट्स ऐसे जमा होते हैं ना कि सर्टेन सिचुएशंस विच कैन बी कंसिडर्ड एज फाइनेंस लीज। कुछ सिचुएशंस बताता हूं बेटा, जिसमें ना वो सिचुएशन पढ़ने के बाद तुमको यही फील होना चाहिए कि ये फाइनेंस लीज है। और ऐसी सिचुएशन एग्जाम में पूछेगा, अगर कोई आपसे फाइनेंस लीज पूछ ले तो आपको क्या जवाब देना है, वो तो समझ गया ना अभी। चलो देखते हैं फटाफट सिचुएशंस। सिचुएशंस इज ओनली फॉर फाइनेंस लीज। इंप्रेशन ये होना चाहिए कि सामने वाला ओनर बनना नहीं चाहता था लेकिन सेफ्टी के लिए बना, बाकी तो यूज अल्टीमेटली यूज कौन करने वाला है, कंट्रोल कौन करने वाला, लेसी। ठीक है। द फर्स्ट सिचुएशन इज एट द एंड ऑफ लीज टर्म असेट ओनरशिप। असेट क्या होता है, ओनरशिप ऑफ असेट will be transferred to lessee। इंग्लिश रीड करो और मुझे बताओ इससे मीनिंग क्या समझ में आ रहा है आपको। मीनिंग तो यही समझ में आ रहा है कि जब लीज टर्म खत्म हो जाएगा तो जो ओनरशिप है वो लेसी को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भैया 5 साल का लीज है या 3 साल का लीज है, लीज पीरियड खत्म, ओनरशिप सामने वाले को, मतलब लेसर कभी भी उसको यूज करना चाहता ही नहीं था। ये इंप्रेशन आ रहा है इससे। सेकेंड, अगर ऐसा लीज टर्म है तो समझ जाना वो फाइनेंस लीज है। सेकेंड, एट द एंड ऑफ लीज टर्म lessee will have option to buy leased asset at price lower than its expected price at the time of option exercisable। पूरे इंग्लिश को समझने का कोशिश करो। इसमें लेसी क्या, लेसर क्या बोलता है कि लेसी मैं तेरे को ऑप्शन देगा खरीदने का कि तू खरीद ले, और खरीदने का कितने में खरीदने का, लोअर देन द एक्सपेक्टेड प्राइस। मतलब मान ले कार है, कार का लीज 5 साल का है, ठीक है। जैसे ही लीज टर्म खत्म हो जाएगा ना तो मैं तेरे को ऑप्शन देगा, देख अगर मान ले कार है तो अगर खटारा भी बिकेगा तो 1 लाख में बिकता है, तो 20,000 में खरीद लेना। 20,000 रुपए में आई विल गिव यू द ऑप्शन टू बाई इट। तो कोई भी एड़ा भी रहेगा ना तो बाई कर लेगा। क्यों? जब मार्केट में वो चीज 1 लाख की मिल रही है और सामने वाला मुझे 20,000 में ही दे रहा है तो मैं तो बाई करेगा ना। बोलने का मतलब है लेसर चाहता है कि लेसी बाई करे। पहले वाला ऑप्शन में क्या है, ओनरशिप दे दूंगा, सामने से बोल रहा है, दूसरे वाले में इनडायरेक्टली ओनरशिप दे दूंगा।
बोल नहीं रहा हूं, लेकिन तेरे को मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करने दूंगा। मतलब यहां पर जो है ना, इनडायरेक्टली ओनरशिप दे दूंगा। ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। ऊपर वाले में तो डायरेक्टली बोल रहा हूं, मुंह पे दे दूंगा। नीचे वाले में तो मैं थोड़ा ऐसा घुमा के बोल रहा हूं कि भाई, क्यों है ना, पहले पहले लोगों ने क्या किया, ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म दे दूंगा तो फाइनेंस लीज हो जाता था, लेकिन लोगों ने जुगाड़ लगाया उसका भी। ऑप्शन देता हूं, अभी ओनरशिप किधर दे रहा हूं, मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं। तो भाई वो भी सिचुएशन कवर्ड है, तो दिमाग नहीं लगाना उसमें भी। ठीक है। थर्ड सिचुएशन, लीज टर्म कवर्स मेजर लाइफ और सब्सटेंशियल लाइफ of the leased asset। अब ये क्या लिखा है सर आपने, लीज टर्म मतलब भाड़ा, भाड़े पे जो दे रहे हैं हम लोग, कवर्स अ मेजर लाइफ ऑफ द असेट। मेजर लाइफ का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कार दिया भाड़े पे, कार की लाइफ होती है 5 साल, ठीक है। तो अगर मैंने कार को लीज पे दिया है, लीज टर्म मान लो 4 इयर्स है, इज इट मेजर, क्या इसको मेजर कंसीडर किया जाएगा? देखो 5 साल को मेजर कंसीडर करना तो बात ही नहीं उठता, 5 साल बोलेगा तो 100% हो गया। 4 इयर्स कैन इट बी कंसिडर्ड एज द मेजर। तो रूल ये है, अगर 75% भी लाइफ का कवर होता है ना लीज टर्म में, 75% और मोर लाइफ, तो भी हम पकड़ के चलेंगे। तो 5 साल का 75% क्या होता है, 5 साल का 75% आता है 3.75 ईयर। इधर तो 4 साल है, फाइनेंस लीज है। 3 इयर्स रहेगा ना, 3 इयर्स तो ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि 75% नहीं हो रहा है ना। और मान लो दोनों क्लॉज है, तो पहला वाला भी और थर्ड वाला भी है, तो पहला वाला आ गया तो बात खत्म हो गई ना। बिकॉज इसमें याद रखना, एनी सिचुएशन, एनी ऑफ द बिलो, एनी, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, और या दोनों का कॉम्बिनेशन, बात तो वही हो गई। ठीक है। फोर्थ फोर्थ वाला सुन लेना, लीज टर्म कवर सब्सटेंशियल प्राइस ऑफ द लीज्ड असेट। यहां पे मेरा बोलने का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, बोलने का मतलब है लीज रेंटल, जो पूरा लीज रेंटल वो पे करने वाला उसका प्रेजेंट वैल्यू कवर्स ऑलमोस्ट प्राइस, दैट इज इनिशियल फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड असेट। समझाता हूं, सुनो। मान लो कार है ना, कार मार्केट में ना 5 लाख की मिलती है, ठीक है। मैंने लीज पे दिया, लीज पे कितना रखा है पता है, 2 साल, सॉरी 2 लाख रुपए, और लीज टर्म है 4 साल का। चलो बताओ, क्या मैं सफिशिएंट अमाउंट रिकवर कर रहा हूं? ध्यान से नोटिस कर, तेरे को समझेगा। मैंने क्या किया, हर साल का 2 लाख रुपए देने का, ऐसा 4 साल देने का, वैसा देखेगा तो 8 लाख रुपए वसूल रहा हूं, है ना। और कार कितने की है, 5 लाख। इसको, जो कार का जो प्राइस होता है ना, इसको फेयर वैल्यू बोलते हैं बेटा। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस। और ये जो लीज पे ले रहा हूं ना, उसको बोलते हैं मिनिमम लीज पेमेंट, कि मैं इतना रेंट रिकवर कर रहा हूं। तो अगर तुम जो रेंट रिकवर कर रहे हो वो अगर उसके कॉस्ट से ज्यादा है, या अप्रोक्सीमेट उतना कवर अप कर रहा है, मतलब 5 लाख की कार खरीदा, 5 लाख तुम लीज रेंट ले रहे हो, तो इन शॉर्ट मतलब बोलने का मतलब ये फाइनेंस लीज है। ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया।
फिफ्थ पॉइंट सुन ले, थियरी लिख रहा हूं क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछेगा। लीज असेट इज ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर that can only be used by lessee। ये क्या हो गया सर? बहुत बार ऐसा होता है कि जो लीज्ड असेट है वो स्पेशल नेचर का, मान लो आपने कस्टमाइज करा के लिया है कोई चीज, कोई असेट को, और इतना कस्टमाइज कर दिया है कि वो असेट आप ही यूज कर पाओगे, आपके अलावा कोई नहीं यूज कर पाएगा। मैंने जैसे अभी का बस खरीदा, बस के अंदर बहुत सारे चेंजेस करा दिए आपने, ऐसे चेंजेस कर दिए कि मतलब अब वो आप ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा और कोई यूज नहीं कर पावे। तो अगर स्पेशलाइज नेचर का असेट होता है जो आप ही यूज कर सकते हो और कोई नहीं यूज कर सकता आपके अलावा, बिकॉज आपने इतना कस्टमाइज कर दिया है, तो समझ जाने का वो लीज, अब उसमें चाहे कोई पॉइंट कवर हो या नहीं हो, स्पेशलाइज नेचर का है, मतलब वो तुम्हारे लिए बनाया गया है स्पेशली, तो इट विल रिमेन अ फाइनेंस लीज। तो अब देखो पॉइंट कितने। सिचुएशन विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाइनेंस लीज: A, at the end of the lease term ownership will be transferred। Second, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करूंगा लेकिन ऑप्शन टू बाई दी ओनरशिप दे दूंगा, और ऐसा ऑप्शन दूंगा कि सामने वाला एक्सरसाइज करे। थर्ड, कवर्स द मेजर लाइफ ऑफ द असेट। मेजर लाइफ समझता है तेरे को? मैक्सिमम लाइफ ऑफ द असेट। देन नेक्स्ट, सब्सटेंशियल प्राइस ऑफ द असेट। सब्सटेंशियल प्राइस का मतलब ये होता है कि मैं इतना पैसा वसूल रहा हूं सामने वाले से कि उसका फेयर वैल्यू कवर हो रहा है। एंड स्पेशलाइज नेचर। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो इट विल बी ग्रेट। पहला ओनरशिप, दूसरा ऑप्शन टू बाय विच विल मेक इट एक्सरसाइजेबल, कवर्स मेजर लाइफ, सब्सटेंशियल प्राइस एंड स्पेशलाइज नेचर। याद रहेगा? ये 5 पॉइंट तेरे को याद रखने। इसके अलावा और कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग लीज। ओके, एग्जाम में अगर पूछने को बोलता है फाइनेंस लीज क्या होता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फाइनेंस लीज, तो कम से कम तू लिख पाएगा ना बेटा? ऑपरेटिंग लीज पे अगर नोट्स, शॉर्ट नोट्स पूछता है तो फाइनेंस लीज लिख के बोल देने का अदर देन फाइनेंस लीज। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा फाइनेंस लीज के बारे में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, तो फटाफट इसको कॉपी कर लो। ये पहले AS19 के लीजेस का डायग्राम कॉपी करो, फिर ये लिया, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, सम्स कराऊंगा मैं इसके ऊपर। लिख लिया, वेरी गुड। अब बेटा जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्या होने वाला है? फाइनेंस लीज। ओके, लेसर बुक्स। लेसर बुक क्या होता है? इन द बुक्स इन द बुक्स मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ बेटा? फाइनेंस लीज। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लेसर क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या करना है, याद रखना। इवन दो ये ओनर है, इवन दो लेसर इज ओनर, बट अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ असेट is with lessee। Hence, as per AS19, ठीक है, asset will be capitalized and depreciated by lessee।
and not lesser. Substance over form. कॉन्सेप्ट। इंग्लिश का गेम है। इवन दो लेसर क्या है, ओनर है, बट अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ असेट किसके पास है, लेसी के पास है। तो कैपिटलाइज भी लेसी करेगा और डेप्रिसिएशन भी लेसी लेगा। लेसर के बुक्स में असेट कैपिटलाइज नहीं होगा, मतलब बैलेंस शीट में लेसर के असेट नहीं दिखेगा। किसके बुक में दिखेगा बता, लेसी के बुक में दिखेगा। तो यहां पर दिखेगा कैपिटलाइजेशन। तो असेट विल बी कैपिटलाइज इन हिज बुक ना, विल बी कैपिटलाइज्ड बाय लेसी एट प्राइस लोअर ऑफ फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सेकेंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उतने पे क्या करेगा, वो कैपिटलाइज करेगा। तो अगर ये कैपिटलाइज करता है, अगर क्या इसको करना ही है, असेट कैपिटलाइज करना ही है, कौन से प्राइस पे करेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा एमएलपी का। एमएलपी मतलब मिनिमम लीज पेमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। या तो फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उस प्राइस पे वो कैपिटलाइज करेगा। तो सर लेसी क्या करेगा, लेसर क्या करेगा, लेसर क्या करेगा मालूम है, लेसर विल डू द कैलकुलेशन। लेसर विल डू कैलकुलेशन एज फॉलोज। उसका काम है कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन वो पता करेगा वो कितना कमा रहा है, हाउ मच मनी इज गोइंग टू मेक फ्रॉम दिस फाइनेंस लीज अरेंजमेंट, वो उसका पता करने का काम है। कैसे करेगा देखो, कैलकुलेशन अब सुनना ध्यान से, गड़बड़ नहीं चाहिए। पहला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, he will do some calculation called gross investment। gross investment का मतलब होता है मिनिमम लीज पेमेंट, इसको बोलते हैं एमएलपी, ठीक है, एमएलपी एज पर लेसर। अब लेसर एमएलपी कैसे कैलकुलेट करता है, एमएलपी, लेसर का एमएलपी देखो कैसा होता है, लीज पे, जो भी लीज पे है, प्लस प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इनका टोटल। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट पैनिक एट ऑल। फिलहाल मैंने क्या लिखा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेगा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसर, ठीक है। तो लेसर कैसे कैलकुलेट करता है, लीज पे, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। अब समझो, जो एस एट द एंड ऑफ द जो स्क्रैप वैल्यू होता है, स्क्रैप वैल्यू, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो एस्टिमेटेड होता है ना, सो एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू ऑफ असेट, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक गारंटी जिसकी मिलती है, जिसकी गारंटी लेसर देता है, गारंटीड बाय लेसी और एनी थर्ड पार्टी। इस पोर्शन को बोलते हैं गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू।
देखो ना, रेसिडुअल वैल्यू आरवी, आरवी का गारंटीड रेसिडुअल एंड द बैलेंस इफ एनी, उस पोर्शन को अपन बोलते हैं अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। यहां पर क्या क्या ले रहा हूं बताओ मुझे, गारंटीड भी ले रहा हूं और अनगारंटीड भी ले रहा हूं। ये भेजे में उतरा, मुझे मालूम है जब तक मैं नंबर्स नहीं लिखूंगा ना तब तक उतना अच्छे से भेजे में नहीं उतरेगा, फिलहाल लिख रहा हूं क्या वो समझ के लो। यहां तक समझ में आया? एमएलपी एज पर लेसर, लीज पे प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू प्लस अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। और व्हाट इज द गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू एंड अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ये समझ में आ गया आपको। नाउ बी इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। सुनते जा बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? यूजिंग आईआरआर ऑफ लेसर। एक बैंक का इंटरेस्ट रेट यूज करेंगे और उससे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर आपने टाइम वैल्यू ऑफ चैप्टर पढ़ा है या एफएम में कैपिटल बजटिंग पढ़ा है या हायर परचेज चैप्टर पढ़ा है, अगर ये सब चैप्टर पढ़ा है तो तुमको मालूम है मैं प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये आइटम जब वो पढ़ लेगा ना तब देखना, क्योंकि वो मैं इधर सिखाने नहीं बैठा हूँ कॉन्सेप्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज का वैल्यू। जैसे अगर 1 लाख रुपया तुझे 1 साल बाद मिलने वाला है तो उस 1 लाख का आज का कीमत क्या है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? तो उससे ए निकालते हैं। साले लोग, तुम लोग ना मतलब सिर्फ मुंह उठा के देख रहे हो। ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर पावर एन होता है ना, ये पी को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, इसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। अगर ये मैं आपको दे दूं और बोलूं ये निकालो पी, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे, बस, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। चल बस, ये कौन कौन सा चैप्टर करेगा तू? हायर परचेज, कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एफएम में से अगर ये चैप्टर किया है तो, या हायर परचेज किया है तो तेरे को मालूम रहेगा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ना यूजिंग आईआरआर मतलब उसका रेट, लेसर का रेट, ये निकाल लिया। सी जो एग्जाम में आपको पूछता है कैलकुलेट करने के लिए, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम लेसर ही कैलकुलेट करता है, दैट इज सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और संभाल के रखियो, ये फाइनल में पूछता ही पूछता है इसके ऊपर सम, लेस नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज बी। माइनस करके ये जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये कैलकुलेट करना है आपका काम, ये सब लेसर करेगा, इतना सब। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेगा, फिर मिनिमम लीज पेमेंट एज पर लेसर निकालेगा, फिर लीज पे निकालेगा, जीआरबी यूजीआरबी उसमें ऐड कर देगा। जीआरबी यूजीआरबी क्या होता है मालूम पड़ेगा। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है और दोनों को माइनस कर देगा तो हो गया अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। बस ये कैलकुलेट करता है कौन? लेसर। एग्जाम में आपको पूछेगा, क्लियर कट क्वेश्चन रहेगा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैलकुलेट करो। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो अपने को देख लेने, वापस से बता देता हूँ बेटा। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करना है, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, ये दो निकाल लिया, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा। ठीक है। नाउ यहां पर भी एमएलपी है, इसका एमएलपी और इसके एमएलपी में फर्क है। अब मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहां पर भी तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकालना है, तो सुनो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय लेसी। कैलकुलेट करना है ना ऊपर वाला आइटम, तो कैसे करोगे? तो देखो, सिंपल, लीज पे वो वही रहने वाला जो इसका है और उसका दोनों का सेम रहता है, प्लस जी आर वी गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इन दोनों का टोटल निकाल लिया, दिस इज टोटल,
एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल MLP, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल MLP, ये हो गया तेरा आंसर। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेगा? यूजिंग IRR ऑफ लेसी। बस इतना ही मुझे समझाना है। तो यहां पर जो बेटा ये है ना, ये MLP वो ऐसे कैलकुलेट होगा। दोनों में लीज पे वही रहने वाला है, लीज पे में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ क्या है? कैलकुलेशन में। तो जरा सुन ले वापस से बेटा। फाइनेंस लीज में दो पार्ट है, इन द बुक्स ऑफ लेसर, इन द बुक्स ऑफ लेसी। इवन दो द लेसर इज ओनर बट अल्टीमेटली कैपिटलाइजेशन कौन करेगा? लेसी करेगा। और लेसी अपने बुक्स में कैपिटलाइज करते वक्त दो चीजें कैलकुलेट करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP एंड फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर। 90% टाइम ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP लोअर आएगा, फेयर वैल्यू लोअर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो लेसर है वो कैलकुलेशन करेगा अर्नड फाइनेंस इनकम का, जिसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेगा, नेट इन्वेस्टमेंट है और अर्नड फाइनेंस इनकम निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ MLP, लेसी, ये सब कैलकुलेट करा। तो इसको फटाफट लिख ले। बढ़िया राइटिंग में लिखना, फाइनल में काम आएगा। गुड। एग्जाम्पल सुन मेरा भी। एग्जाम्पल तो मैं कितने बना देता हूँ ना, मुझे भी नहीं मालूम। और आई रिपीट, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थोड़ा बहुत इप्स एंड बट्स होते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए ना टेंशन नहीं लेने का, खामखा परेशान नहीं होने का। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी पुश करो, चीज़ों को खुद ही समझने का कोशिश करो, खुद करने का कोशिश करो। हम प्रोफेशनल बनने वाले, कल जाके आप कॉर्पोरेट में जाएगा बेटा, तो कॉर्पोरेट में जाएगा तो तेरे को कौन मतलब बिठा के तेरे को क्या हेल्प करते बैठेंगे? आज अगर मम्मी कोई चीज़ खाना बनाना सिखाती है, चाय बनाना सिखाती है, तो तुमको ध्यान देना चाहिए। कल जाके तुम ऐसी जगह चले गए कहीं, बोलते ना पेइंग गेस्ट जैसा रह रहे हो, तो खुद को ही बनाना पड़ेगा ना। जब सालों खुद को करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा ना। तो सेम वे, आज हम हेल्प कर रहे हैं तो जस्ट टेक इट एज अ हेल्प। डोंट जस्ट से कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे साले इतना सब मांगेगा, इतना सब डिमांडिंग होएगा, तू क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में माना तो तू लेबर यूनियन जैसा थोड़ी तू कोई चीज डिमांड कर सकता है। बी सेल्फ डिपेंडेंट, ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ। वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज हेल्पिंग यू सो दैट जितना टाइम तुमको डिवोट खुद से करना पड़ता वो टाइम बच जाए। खुद से कुछ करेगा। हाँ। एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, यू शुड ऑलवेज बी लाइक, हम लोग कैसे रहते हैं कि जब कुछ हमारे साथ अच्छा होता है तो वी थैंक्स गॉड, थैंक गॉड ऐसा हो गया। मान ले कोई लड़की मुझे दिख गई, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है, मैंने उसको प्रपोज किया, हाँ बोल दिया, और मैं खुश हो गया एकदम, मैंने बोला थैंक गॉड। मैं तो बोला यार भगवान, तू देर से देता है लेकिन देता अच्छा देता है ना। लेकिन अभी मान लो उससे मेरा झगड़ा चालू हो गया, वो मेरे को कुत्ता उत्ता बोल दी, भगा दी। पहले सोनू सोनू बोलती थी, अभी कुत्ता कुत्ता बोलती है। तो मैं भगवान को बोला, भगवान ये मेरे साथ तू ऐसा क्यों करता है, मेरे साथ नाइंसाफी करता है। तो सालों वही बारिश जब होती है तो आप भीगने जाते हो नहीं, एंजॉय दैट रेन। सेम बारिश जब कहीं और होती है, जब तुमको नहीं चाहिए तब तुम कर्स करता है। ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग वट एवर इज हैपनिंग गुड और बैड इज गुड फॉर यू। ट्राई टू लर्न इट फ्रॉम, तुम सीखो उससे चीज़ों को। हमेशा सब चीज़ें तेरे हिसाब से नहीं होती। बोला जाता है हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हाँ, पगलाने का नहीं। तो जितना मिला है उतने में खुश रहने का। और समय समय की बात होती है, जो चीज़ आज तुझे अच्छी नहीं लग रही है कल तुझे अच्छी लग सकती है। आज तेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, कल तुझे ऐसा लग सकता है कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। कनेक्टिंग द डॉट्स, स्टीव जॉब का बहुत अच्छा स्पीच है इसके ऊपर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने दिया था। कनेक्टिंग द डॉट्स की जिंदगी में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं या बुरी चीज़ें होती हैं या अच्छी चीज़ें होती हैं, कल फ्यूचर में जब आप पहुंचते हो और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो
कि तुम्हारी जिंदगी में ये जो भी मुकाम हुए थे, यही मुकाम की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से आज आप जो हो वो हो। पता नहीं तो कुछ समझा कि नहीं समझा मुझे मालूम नहीं, बट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। सो जिस तरीके से हम लोग भगवान की तरफ हम लोग वी फील हैप्पी that thanks God you have given, and always be no blessful to the God, we always thank God। अच्छा हो बुरा हो, हाँ पॉजिटिविटी होती है अंदर की भाई कि मैं भगवान, अच्छा हुआ तू मेरे साथ ये करता है। बुरा भी करेगा तो बोलेगा अच्छा हुआ भगवान तूने मेरे साथ ये किया, देयर मस्ट बी सम रीजन व्हाई यू डिड दिस टू मी। सो दिस विल गिव यू ऑलवेज पॉजिटिविटी, फॉरगेट अबाउट इट इज बैड हैपनिंग और व्हाट हैपनिंग। पॉजिटिविटी तो अंदर रहनी चाहिए कम से कम। तो व्हाई नॉट टू से थैंक्स टू अस। बोलने का मतलब होता है अगर तुम हमको थैंक्स बोलेगा तेरे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारा क्या होगा वो तो हम देख लेंगे। तू थैंक्स दे मत दे उससे कोई लेना देना नहीं। ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स, those who are helping you, those who are trying to do something for you. Be never thankful to the mama or papa, they are struggling so much for you, whether they are doing perfectly or not. You cannot decide that perfection, no? When you will have a child in future, then you will realize how much pain it is। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का है, बहुत नाटक करता है, मतलब दिमाग खराब कर देता है। यू कैन गो एंड चेक, इंस्टाग्राम पे है उसके बहुत सारे, मैं वीडियोस या फोटोज अपलोड करता हूँ। बोलने का मतलब दिमाग चाट जाता है, कभी कभी तो मतलब पागल कर देता है। तो जो हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ तो कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट ही शुड बी ब्लेसफुल, ही शुड बी थैंकफुल टू मी। चलो कुछ तो तेरे लिए कर रहा हूँ। तो वैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स जो है, अगर उनके लिए तुम थैंकफुल रहे तो क्या तकलीफ है तेरे को? तेरे दोस्त के लिए तू थैंकफुल है तो क्या तकलीफ है? गॉड के लिए थैंकफुल है तो क्या तकलीफ है? खुद के लिए थैंकफुल है तो क्या तकलीफ है? और हमारे लिए थैंकफुल है तो क्या तकलीफ है? तेरे को थैंकफुल होने में क्या प्रॉब्लम है? तेरा क्या नुकसान हो रहा है? तेरा कौन सा करोड़ों का जागीर जा रहा है? थैंकफुल होने से एक स्माइल होती है चेहरे पे, यू फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। रहो, बेशर्म लोग रहो। पेपर अच्छा गया, थैंक्स टू गॉड। पेपर बुरा गया, थैंक्स टू गॉड। अच्छा हुआ कुछ तो रहेगा, बाद में पता चलेगा। समझा क्या? कभी कभी हो सकता है कि तुझे अटेम्प्ट लग जाए, अटेम्प्ट लगना अच्छी बात है। क्यों नहीं चाहता था भगवान तू ये अटेम्प्ट में पास हो जाए? क्योंकि तू साले ये अटेम्प्ट में पास हो जाता तो तेरे को लुक्खा कंपनी मिलता। भगवान तुझे दौड़ो दूसरा कंपनी देना चाहता था, बड़ा वाला कंपनी देना चाहता था। वो तुझे कल पता चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा। रो मत, गिड़गिड़ा मत, फड़फड़ा मत। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो मुंह बना लेते हैं, रोने लगते हैं, मंदिर में जाके खड़े हो जाते हैं। भगवान एक ही चीज़ तो मांगी थी तुझसे, वो भी तूने मुझसे छीन ली, मुझे भगवान यही दिला दे, बाकी सब मुझे नहीं देगा तो भी चलेगा, मेरी पूरी दुनिया है, कायनात है ये। भगवान तो सुन नहीं रहा है, भगवान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तू क्या मांग रहा है। उसको जो देना है वही देगा, तेरे को जो मांगने का तू मांग। You be thankful or you don't be thankful, he will give you whatever you deserve। I repeat, you be thankful, you don't be thankful, that's your choice, but he will give you what you deserve। he will give you what you are capable to handle। बहुत बार तुमको तकलीफें तुम उतने, तुम्हारी हैसियत है इसलिए दी जाती है। तुम अगर उतना हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुमको नहीं दिया जाएगा। तुम देखो, अगर टोर्टोइस की बात करें तो हाउ हार्ड इट इज, वो हैंडल करना है ना उसको। एंड ह्यूमंस आर लाइक दैट, ह्यूमंस कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। सीखो, करो, कुछ उखाड़ नहीं रहे और किसी के लिए तुम नहीं कर रहे, तुम सालों खुद के लिए कर रहे, सेल्फिश है तुम। ये जितनी भी मेहनत कर रहा है, जितनी भी पढ़ाई कर रहा है, तू मेरे लिए कर रहा है साले, तेरे लिए कर रहा है ना, तो खुद के लिए कर रहा है ना। बोलने के लिए तू बोलेगा मैं पेरेंट्स लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं इसके लिए कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कर रहा हूँ, अंदर से तो मन में लड्डू फूटते हैं, खुद के लिए कर रहा हूँ। जिंदगी तो तेरी बनने वाली है, सब कुछ तो तेरे लिए करने वाला है, तो जब साले तू खुद के लिए कर रहा है तो अच्छे से करना। एंड बी थैंकफुल टू पीपल अराउंड you, those who are supporting you, the environment which is created, which is a pleasant environment which is created for you, be thankful। ये सीख लेगा उतना जल्दी उतना अच्छा तेरे लिए। नहीं थैंकफुल होगा तो मैं क्या उखाड़ लेने वाला हूँ? मत हो जाएगा तो अच्छा है, गुड। तो इतना सब प्रवचन सुनने के बाद हो सके मुझे मैसेज नहीं करेगा चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बाकी जो प्रोफेसर इतनी मेहनत कर रहे हैं सबको एक प्यारा सा मैसेज लिख के भेजेगा कि सर थैंकफुल, सर अच्छा लगा आपने इतना अच्छे से समझाया, सर थैंक्स फॉर योर एफर्ट। सामने वाले का दिन बन जाता है बॉस, सामने वाले का दिन बन जाता है, सामने वाले को लगता है लो कम से कम बच्चे लोग मेरे को याद करते हैं। इमेजिन इफ एवरी वन ऑफ यू सेंड अ मैसेज टू द प्रोफेसर सेइंग दैट थैंक्स, थैंक्स फॉर एवरीथिंग दैट यू डिड फॉर अस। यू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग? तुझे नहीं समझेगा लेकिन यू गेट अ ब्लेसिंग, तेरे अंदर पॉजिटिविटी भर जाती है एंड दैट विल हेल्प यू टू पास एग्जाम। लोग कहते हैं पास होना एग्जाम ऐसे ही होता है यार, लोग पूजा क्यों कराते हैं, प्रेयर्स क्यों करते हैं? देर इज अ रीजन टू इट। प्रेयर्स, पूजा, प्रार्थना, जो भी कलाम वलाम भी पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज डन फॉर रीजन सो दैट देर इज अ पॉजिटिविटी क्रिएटेड अराउंड यू, सो दैट जो तुम चीज सोच रहे हो वो हो, इसलिए की जाती है। सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू मैसेज टू ऑल आवर प्रोफेसर्स, इवन टू द प्रेजेंट और टू द पास्ट। पहले भी तो पढ़ाए रहेंगे, अगर तेरे कांटेक्ट में तो भेज दे थैंक, तेरे को पहचाने नहीं पहचाने उससे क्या लेना देना है, मोबाइल नंबर है ना तेरे पास, भेज दे, ज्यादा नहीं सोचने का। वो तेरे को नहीं पहचानता है मत पहचान, कोई दिक्कत नहीं। और एनी रिलेटिव फॉर दैट मैटर, दोज हु आर हेल्पिंग यू और दोज हु आर ऑलवेज देयर विथ यू, भेज दो मैसेज, सी द इफेक्ट, मजा आ जाएगा, तेरा मूड बन जाएगा बेटा। समझा क्या? कर ले तू, साला बकवास मंद बुद्धि है तू। एग्जाम्पल नंबर 1 सुन। कार है, उसका फेयर वैल्यू लिख रहा हूँ 5 लाख है, मतलब कार 5 लाख की मिलती है, ठीक है। और उसको लीज पे दिया जा रहा है, लीज पे इज 2 लाख रुपीज पर एनम, लीज टर्म इज 4 years। लीज टर्म क्या है? 4 years। इसको कम कर देते थोड़ा, 1.5 लाख, ये ठीक है। और फेयर वैल्यू लिख दिया, लेसर मिस्टर ए, लेसी मिस्टर बी, रेसिडुअल वैल्यू 80,000, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू 30,000। लास्ट पार्ट इज IRR, बोथ लेसर एंड लेसी दोनों का इज 10% पर एनम। DCF फैक्टर 1 2 3 4 .909, .826, .751, बन गया क्वेश्चन? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें सब डिटेल दिए हैं। अब मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ सब डिटेल्स के थ्रू। देखो, लीज पे कितना है बेटा? 1.5 लाख रुपया है, 4 साल पे करना है। अब देखो यहाँ आ जाओ, लीज पे कितना है? 1.5 लाख रुपया, 4 साल के हिसाब से कितना आएगा? 6 लाख, ठीक है, समझो। और यहाँ पे जो दिख रहा है तुझे गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब GRV दिया है, ये RV दिया है। तो UGRV क्या रहता है? इसके दो पोर्शन होते हैं, GRV इज 30,000, UGRV मतलब अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज 50,000। समझा तुझे? तो यहाँ पे देख ले, ये हो गया तेरा 30,000 और ये हो गया तेरा 50,000। चलो बताओ टोटल कितना आएगा? 6,80,000।
रेसिडुअल वैल्यू 80,000 है, जिसमें से 30,000 की गारंटी हुई है, 50,000 की गारंटी नहीं हुई है। समझा? नाउ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए अपने को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। देखो, या नीचे करूँ क्या? इधर ही करता हूँ ना, नहीं सब में ही कर देता हूँ, चलो चलने दो, कोई नहीं, अच्छा जा रहा है, फर्क पड़ेगा। इधर निकालता हूँ प्रेजेंट वैल्यू। कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ईयर 1 to 4 and 4th ईयर, व्हाट इज द अमाउंट? देखो, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा 1 से 6 लाख रुपए है ना, मतलब 1.5 लाख रुपए हर साल के, ऐसे 4 साल मिलने, 1 ईयर 2 3 4, एंड 4th ईयर पे अपने को कितना मिलने वाला है? 80,000 टोटल। देख ले, दोनों मिलेगा ना रे। 4th ईयर में गारंटीड रेसिडुअल या अनगारंटीड तो एंड ऑफ द ईयर मिलता है। नाउ वी विल अप्लाई द डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1 से 4 साल का, 1 से 4 साल का टोटल, तो टोटल कितना है डिस्काउंटिंग फैक्टर का? मतलब इनका टोटल मारो, तो 1 to 4 ईयर्स का टोटल कितना आता है? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.6683, 3.169 आता है। ये फैक्टर ले लेंगे अपन। मैथमेटिक्स है बेटा, मैथमेटिक्स है। 3.169 एंड 4th ईयर का डीसीएफ फैक्टर क्या है? 0.683, 0.683। Now we can calculate the present value by just multiplying this figure. 1,50,000 मल्टीप्लाई कर दो, so 4,75,350, okay, and 80,000 into 0.683, 54,640. Take the total of this, 4,75,350, 5,29,990। 10 रुपया ऐड कर देता हूँ, ऐसा गरीबों जैसा बात मत करो। 5,30,000। तो प्रेजेंट वैल्यू मिल गया। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 6,80,000, 5,30,000 प्रेजेंट वैल्यू। अर्नड फाइनेंस इनकम विल बी 6,80,000 minus 5,30,000 comes to 1,50,000। देख ले, सब लिख दिया मैंने। अगर तुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने नहीं आता तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लियो, तेरे हिसाब से मैथमेटिकली जैसे तू निकालता है वैसे निकाल, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो आई जस्ट सॉल्व फॉर यू गाइस। रेड वाला जो है मैंने अभी अभी सॉल्व किया है, जिससे मैंने फाइनल आंसर ये निकाला है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 1,50,000। अब ये करने के बाद क्वेश्चन में ना थोड़ा सा एक चेंजेस कर देता हूं मैं, इसको 5 लाख की जगह 6 लाख कर देते हैं। मुझे किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहिए कि ये लोअर आ जाए, लोअर आ जाएगा बड़ा दिक्कत, तकलीफ बढ़ जाएगा अपना। वो कैलकुलेशन भी होता है लेकिन आपके लेवल पे 99% केसेस में नहीं पूछेगा। 6 लाख। अब ये वाला किया आपने इसके एंगल से किया, अभी यही चीज को प्रेजेंट वैल्यू लेसी के एंगल से निकालना है, क्योंकि कैपिटलाइजेशन करना है ना, तो फेयर वैल्यू दिया है 6 लाख रुपए, ये कैलकुलेट करना है ताकि उसका लोअर ले सके। तो देखो लीज पे कितना है, सेम है ना, 1.5 लाख रुपए। लेट मी डू इट विथ अ ब्लू कलर सो दैट डिफ्रेंशिएट होगा। सो 1.5 लाख रुपए 4 साल देने हैं,
मतलब 6 लाख रुपए ये देने प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, मतलब ओनली 30,000, इसमें अनगारंटीड नहीं आएगा। तो 6,30,000 का सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक है, तो 6,30,000 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। ईयर 1 to 4 अमाउंट, सो 1.5 लाख रुपए हर साल के। डीसीएफ फैक्टर लिखेंगे और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। डीसीएफ फैक्टर तो वही रहने वाला है 4 साल का, वो थोड़ी बदल जाएगा बेटा, 3.169 ही रहने वाला है। और 0.683 रहने वाला है 4th ईयर का। बट यहाँ पे 30,000 आएगा बिकॉज सिर्फ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लेना है ना। 6,30,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो दिस विल बी 4,75,350 ओनली। 30,000 into 0.683 comes to 20,490. Take out the total, 475,350 comes to 4,95,840। ये अमाउंट मिल गया 4,95,840। इन दोनों में से लोअर कौन है? हालांकि मैंने सेफर साइड रहने के लिए 6 लाख, ये लोअर है। इस अमाउंट पे कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। असेट विल बी कैपिटलाइज्ड एट दिस अमाउंट। देयर इज अ जर्नल एंट्री टू इट, वो भी अपने को सीखना है। बट फिलहाल इतना जानते रहिए, कैपिटलाइजेशन जो होगा अमाउंट का 4,95,840 का हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए जितना मैंने अभी किया। ये मेरा एग्जांपल है, इसको मैंने सॉल्व किया। ठीक है, देख तेरे भेजे में उतरा कि नहीं उतरा, बता मेरे को। प्रेजेंट वैल्यू निकालने तेरे को आना चाहिए। हाँ भाई, वो मैंने जैसे सॉल्व किया उस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। 4 साल करेगा तो 4 साल का डीसीएफ ऐड कर देने का, डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं। डीसीएफ बोले तो डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो 4 साल को ऐड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। Now I'll pass the journal entries. चलो चेक करते हैं। ये है मेरा इन द बुक्स ऑफ लेसर। ये है मेरा इन द बुक्स ऑफ लेसी। ठीक है बेटा। नौ, सबसे पहली जो एंट्री आएगी वो लीज असेट की आएगी। तो इसके पास से असेट जा रहा है, उसके पास असेट जा रहा है, तो देखो ध्यान से। द फर्स्ट वन, लेसर को डेटर बना दिया, सॉरी लेसी को डेटर बना देगा। लेसी अकाउंट डेबिट टू लीज्ड असेट, इसने लीज्ड असेट दे दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, वही लीज्ड असेट ले लेगा। सो लीज्ड असेट इसके बुक में असेट बन रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है। डेबिट टू किससे लिया, लेसर से लिया। अब याद रखना अमाउंट क्या क्या आएगा, वही जो प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट है, 5,30,000 इधर
और इसके बुक में अलग अमाउंट है ना, 4,95,840। हायर परचेस किया रहेगा तो फटाफट समझेगा तुमको, नहीं तो मेरे को तकलीफ दे रहे हो और कुछ नहीं। ये हो गया असेट, इसने दे दिया, इसके पास से देखो असेट गया और इसके पास आया, ठीक है, बीइंग असेट ट्रांसफर्ड, बीइंग असेट कैपिटलाइज। सेकेंड, अब देखो इसने असेट लिया, अब ये लीज चार्ज करेगा, लेसर क्या बोलेगा, मेरे को लीज चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर लीज चार्ज करेगा। देखो अभी लीज चार्ज करने का मतलब होता है भाड़ा, भाड़ा सॉरी भाड़ा तो लेगा ही, फाइनेंस चार्ज करेगा मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज लाइक दिस, लेसी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस विच इज ए इनकम फॉर यू। कितना रहेगा, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5,30,000 पे 10% था ना, 53,000। ये भी एंट्री पास करेगा, ये फाइनेंस चार्जेस दे रहा है, चार्जेस का मतलब इसके लिए वो एक्सपेंस है, ठीक है, टू किसको देना है, लेसर को देना है, तो लेसर की लाइबिलिटी में ऐड कर रहा है 4,95,840 का 10%, जो जिसके बुक में लाइबिलिटी उसके हिसाब से 10%, तो दोनों का कभी मैच नहीं करता, ठीक है ना, तो मैच करने में इससे क्या होगा, लेसी का अमाउंट बढ़ जाएगा। थर्ड, ये नरेशन भी लिख दूं कह रहे, बीइंग फाइनेंस चार्जेस ड्यू एट IRR, बीइंग फाइनेंस चार्जेस ड्यू एट IRR। फाइनेंस चार्ज का मतलब इंटरेस्ट होता है बेटा, कंफ्यूज मत ही हो। थर्ड, अब लीज पेमेंट मिलेगा, लेसी पे करेगा ना, सो लीज पेमेंट मिलेगा इसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना देगा सामने वाला, 1.5 लाख रुपया, साल का 1.5 लाख देना है ना, टू लेसी, यहाँ पे लेसर को देना है, सो लेसर डेबिट टू बैंक। नरेशन, बीइंग लीज पे रिसीव्ड, बीइंग लीज पे पेड। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अब ये सेकंड था, ये थर्ड है, इसकी बुक में फोर्थ और आएगा, डेप्रिसिएशन भी यही लेगा, लीस्ट असेट, SLM बेसिस ले लेते हैं, 4,95,840 माइनस 80,000 रेसिडुअल वैल्यू। मान लो असेट की लाइफ 5 साल है, 5 साल में डेप्रिशिएट करेगा, 5 साल 4 साल आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस तरीके से मैं ले रहा हूँ, डिवाइड बाय 5 साल, 83,168 अपन डेप्रिशिएट करेंगे हर साल SLM मेथड से।
83,168, 83,168। फोर्थ एंट्री, जो भी फाइनेंस चार्जेस मिला उसको पीएनएल में डाल दो, इनकम है तो इनकम में डाल दो। फाइनेंस चार्जेस डेबिट 53,000 टू ट्रांसफर टू पीएनएल। इधर पे भी वही चीज, सेम चीज। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस टू डेप्रिसिएशन, बोथ दोनों ट्रांसफर करना पड़ेगा ना बेटा। 49,584 and 83,168। 1,32,752। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। पहला साल खत्म हुआ। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में इतनी एंट्रीज आएंगी। हर साल इतनी एंट्री नहीं आएगी, इसमें परचेज वर्चेज की एंट्री थी तो वो सब आई ना। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, इन द बैलेंस शीट टेल मी व्हाट इज द पोजीशन। इसमें तो सिर्फ असेट साइड में लेसी का अमाउंट होगा, तो बताओ लेसी का अमाउंट कितना होगा। ठीक से चेक करो। पहले 5,30,000 से डेबिट किया था, फिर उसमें 53,000 ऐड किया, माइनस 1.5 लाख रुपया मिल गया, तो 4,33,000 इज द लेसी का बैलेंस। इतना अभी और लेने का बनता है। सिमिलर वे अगर इसकी बैलेंस शीट चेक करें तो देर इज अ लीज्ड असेट जो डेप्रिशिएट हो रहा है, और देर इज अ लेसर। लेसर को कितना देना है बताओ। देखो 4,95,840 देना था, उसमें ऐड किया 49,584, माइनस उसमें से 1.5 लाख रुपया किया, सो 3,95,424 देना है, जिसमें से लीज्ड असेट का डेप्रिशिएट हुआ है ना, 4,95,840 था, माइनस 83,168, minus 83,168, that is 412,672। बैलेंस शीट पोजीशन है सिर्फ, ये लायबिलिटी साइड में, ये असेट साइड में। ओके, अब जो फाइनेंस लीज लोगे, जो भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे इस अमाउंट पे करोगे, और इधर करोगे 10%, और सिलसिला चलता रहेगा। व्हाट आई मीन टू से, सेकेंड ईयर फर्स्ट एंट्री फाइनेंस चार्ज की एंट्री आ जाएगी। सो लेसर, सॉरी, लेसी डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस विच इज इनकम। 4,33,000 बैलेंस है ना अभी, उसका 10%, 43,300 आएगा। सेकेंड एंट्री, पैसा मिलेगा, ₹1.5 लाख रुपया, हर साल का 1.5 लाख मिलना है। थर्ड एंट्री, टू पीएम। डन। नरेशन नहीं लिखा इस बार मैंने,
ये बोल के कि बच्चे थोड़ी हो। सिमिलर वे यहाँ पर आ जाएगा, फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस है, टू लेसर। अमाउंट क्या रहेगा, 3,95,424 लाइबिलिटी है, उसका 10%। सेकेंड, पैसा पे करना पड़ा, हायर परचेज में जैसा करते हो ना, इन द बुक्स ऑफ हायर और इन द बुक्स ऑफ हायरी। तो 83,168। हम्म, 83,168 प्लस 39,542। डन विद द सेकेंड ईयर। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा बताओ, लेसी। अमाउंट कितना दिखेगा? देखो, पहले वाली बैलेंस शीट में 4,33,000 था, उसमें 43,300 ऐड किया, माइनस 1,50,000, 326,300। लेस सर, पहले कितना था, 395,424 था, उसमें ऐड किया 390,542, माइनस 1,50,000 किया, 2,84,966। ये जाने दो, तो ठीक है। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया, फिर से सेम एंट्री रिपीट करोगे। याद रखना, थर्ड ईयर में सेम, ऊपर जैसा। ओके, सिमिलर वे फोर्थ ईयर के लिए भी करोगे आप लोग, फोर्थ ईयर के लिए भी सेम चीज करोगे आप लोग। तो क्या बचेगा मैं आपको बताता हूँ। ये सब करने के बाद जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा, तो ऐसा दिखेगा। ये खुद से करना। लेस
अब क्या होता है, उसने गारंटी लिया था कि 30,000 में खरीदेगा, मान लो खरीदा, तो क्या करेंगे, बैंक से 30,000 मिलेगा इसको, और लेसी का पूरा फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। अब थोड़ी देने वाला है वो, तो 50,000 ये पीएनएल में चला जाएगा लॉस बोल के। सिमिलर वे यहाँ पे ये पे करेगा लेसर को 30,000 टू बैंक 30,000, खत्म। ये 4th ईयर के एंड में होगा, अगर सब सही करोगे तो। थोड़ा बहुत 10-5 रुपए का फर्क पड़ेगा ना, तो ऐड कर लियो, उतना सोचना मत। मान ले 30,000 नहीं आके 30,110 आया या 150 आया, तो मेक इट 30,000, या फॉर 80,150 आया, 80,200 आया, तो मेक इट 80,000, क्योंकि यही तो स्क्रैप वैल्यू था ना, यही आएगा भी। ठीक है, लॉजिकली यही आएगा। असेट कितने का वो जाने दो, वो डेप्रिसिएशन चलता रहेगा उससे सिलसिला। ये समझा आपको अकाउंटिंग एंट्री? जनरली आपको अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं पूछेगा, कैलकुलेशन ही पूछेगा। ये तो मैंने मेरी तरफ से करके दे दिया आपको। ओके, तो बस ध्यान रखिए, इस तरीके से करना है, एंड दिस विल बी क्लोज। ओ भैया, मैंने किया नहीं है, तुमने पूरा जर्नल एंट्री प्रैक्टिस करना है अच्छे से, क्योंकि मैं एएस सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग नहीं। एएस सिखाते हो, अकाउंटिंग की बातें नहीं करते। ये समझा आपको? गुड। तो ये ऐसे ऐसे कर लो, ये लो, लिखो। ये खुद से करो, 3rd and 4th ईयर की जर्नल एंट्री। ये आपका कंट्रोल पॉइंट है, ये आंसर आना चाहिए, एंड द लास्ट जर्नल एंट्री पास करके क्लोज करो। ओके, यही सेम कैलकुलेशन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर टू डू। इसको इसको करो। क्या लिखा है पढ़िए, रेट भी दिया है एरर का, सेम समय, सिर्फ इसमें लिखा रहेगा इन द बुक्स ऑफ लेसर। अभी जो किया ना आपने, बस वही करना है आपको। इसमें फेयर वैल्यू भी दे रखा है, रिलीज रेंट भी दिया है, ये जीआरवी है और ये आरवी है। तो आपको मालूम है कि जीआरवी और यूजीआरवी होता है। ये मत करो पहले, फिर ये वाला कर लो। इसमें क्या करना है, लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करना है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है 15% का, इसमें नहीं दिया है, तो कैसे निकालते बेटा, 1/1.1497 करते हैं और इक्वल दबाते हैं कैलसियम। 1/1.1497, 1 2 3 4 ईयर्स का 0.869, 0.756, 0.658, 0.572,
इससे ये फैक्टर्स मिलेगा इक्वल इक्वल दबा के, है ना। इसका क्या करना है आपको मालूम है, ठीक है, कर लो। इसमें अभी एक पार्ट ये कराना बाकी है मुझे, और एक सम ये वाला कराना बाकी है, वो अलग ही दिमाग लगाना है, वो अपन अलग से करेंगे। ओके, चलो इतना इतना छाप लो पहले।